Hello everybody, welcome to the Fundamental Pharmacy. Again, I have come up with a new video for GPAT, NIPER, Drug Inspector, Government Pharmacist, Aspirants. All today also again we are going to discuss a second part of MCQ series. So का आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है. अगेन हम फिर से यूज है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. उसका MCQ सीरीज का सेकंड वीडियो में ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट ओनली MCQs, not only I am not going to discuss only MCQs, you will get their proper explanation and इसमें क्या होगा आपका एक MCQ के आंसर में एटलीस्ट आपका 2 या 3 MCQ कवर हो जाएगा. मैं तो सिर्फ 10 MCQ लेने वाला हूँ. 10 MCQ मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 MCQ है, उसमें आपका एक MCQ में कम से कम 2 या 3 MCQ कवर हो जाएगा. इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको. इस तरीके से आपको आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द आंसर ऑफ MCQ in such a manner that at least 2 or 3 MCQs, at least more 2 or 3 MCQs will be covered in that explanation. Without wasting time, I would like to start. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. और मेरी ये आपसे दरख्वास्त है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं आपको नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज which dosage form is commonly used in the clinical trials? Which dosage form is commonly used in clinical trials? तो ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपका नॉलेज जो भी है. तो आपके ऑप्शंस है, योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टैबलेट, ऑप्शन बी कैप्सूल, ऑप्शन सी सिरप, ऑप्शन डी इंजेक्शन. सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस which dosage form is commonly used in clinical trials? So here the answer is option B, that is a capsule. But why not tablet, why not syrup, why not injection? कैप्सूल ही क्यों यूज करते हैं, टैबलेट क्यों नहीं, सिरप क्यों नहीं, इंजेक्शन क्यों नहीं? तो वो क्यों नहीं करते उसके रीजंस हम देखेंगे. टैबलेट इज अ unit solid dosage form made by compression. Okay, so in the tablet your active drug will be there along with pharmaceutical excipients. Okay, उसमें आपका pharmaceutical excipient होगा, ड्रग होगा. एक्सपिएंट भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डाइल्यूएंट हो गया, आपका बाइंडिंग एजेंट हो गया, डिसइंटीग्रेंट हो गया, आपका फिलर्स हो गया. ये सब मिला के अलॉन्ग विथ योर ड्रग, वो बाकी के एडिटिव्स मिला के उसको कॉम्प्रेस करने के बाद टैबलेट बनता है. तो इसमें क्या होता है टैबलेट में, यहाँ पे चांसेस बनता है कि ड्रग एक्सिपिएंट का इंटरेक्शन हो जाए, ड्रग एक्सिपिएंट का इंटरेक्शन हो जाए. और उसके बाद में ये एक प्रॉब्लम होता है. दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि टैबलेट आपको पहले लेना पड़ेगा, टैबलेट उसके बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उसके बाद में डिसोल्यूशन होगा, तो उसके बाद में एब्सॉर्प्शन दिखाएगा. तो इस प्रोसेस में भी टाइम लगता है, तो बायो अवेलेबिलिटी थोड़ा स्लो होता है. ठीक है. तो कैप्सूल, व्हाट इज कैप्सूल? कैप्सूल इज आल्सो अगेन यूनिट डोसेज फॉर्म. उसमें क्या होता है कि उसमें डायरेक्टली आपका ड्रग एक्सिपिएंट या फिर विदाउट एक्सिपिएंट आप चाहे वैसे आप एनक्लोज कर सकते हो. सो इन द कैप्सूल ड्रग विद एक्सिपिएंट और विदाउट एक्सिपिएंट इट इज एनक्लोज्ड इन अ इनर्ट एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल. सो इसमें क्या होगा, आपका जब भी आप कैप्सूल लेंगे तो उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन का सवाल ही नहीं है. मतलब डिसोल्यूशन का थोड़ा सा ही होता है उसमें डिसोल्यूशन, क्योंकि उसमें डायरेक्ट प्योर फॉर्म ऑफ ड्रग है, पाउडर. ठीक, उसमें कोई ज्यादा ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन का ज्यादा सवाल नहीं होता. जैसे टैबलेट में आपका ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन भी होता है, उसके बाद में उसको डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन ये भी है. और टैबलेट बनाते समय आप क्या यूज करते हो, कॉम्प्रेशन फोर्स यूज करते हो. तो उसमें कॉम्प्रेशन फोर्स में भी हीट जनरेट होता है, मे बी हीट जनरेट हो सकता है उसमें. तो उसमें ड्रग रिसेप्टर ड्रग एडिटिव इंटरेक्शन बढ़ जाता है. सो कैप्सूल में उतना नहीं होता. तो सिरप में क्या है, व्हाई सिरप इज नॉट यूज? सिरप में क्या होता है कि ड्रग अलॉन्ग विथ योर एडिटिव्स, जो भी आपका फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है, आपका व्हीकल है, ओके, सो जो भी आपका बेस है, तो उसमें आपका ड्रग है. तो उसमें क्या होता है सिरप में, मतलब लिक्विड डोसेज फॉर्म है सिरप. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड डोसेज फॉर्म देयर इज अ चांसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ ड्रग. ठीक है. देयर इज अगेन चांसेस ऑफ ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शंस. सो इसमें सिरप में बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होता है. ठीक है. लेकिन उसमें इंटरेक्शन ज्यादा होता है आपका ड्रग का और एक्सिपिएंट का. ठीक है. वहां पे स्टेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, वेदर योर ड्रग इज स्टेबल और नॉट, उस पे भी क्वेश्चन मार्क आता है. सो इंजेक्शन में भी वही सेम प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे सिरप में होते हैं. ठीक है. और क्यों कैप्सूल इज अ कॉमनली डोसेज फॉर्म इन क्लिनिकल ट्रायल्स? इज दैट क्लियर?
कैप्सूल में क्या होता है कि उसमें ना कोई अपन, उसमें सिर्फ आपका ड्रग का पाउडर भी आप कैप्सूल फॉर्मेशन करके आप दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें कुछ ज्यादा स्टडीज भी नहीं करना पड़ता है। इन केस ऑफ टैबलेट यू हैव टू मेक डिफरेंट स्टडीज लाइक ड्रग योर एडिटिव इंटरेक्शंस, okay, so which drug is compatible with which additive, which drug is not compatible with which particular additive, so you don't have to make a study on capsule. कैप्सूल क्या होता है, it is just inert gelatin shell, okay. So in the capsule there is a powder of drug enclosed in empty gelatin shell. That's why capsule is the most convenient dosage form for clinical trials, okay. तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के यूज नहीं होते, बाकी के भी यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली कौन सा यूज होता है, दैट इज अ कैप्सूल, कॉमनली कैप्सूल इज यूज्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम GIT? व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम GIT? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी कीमोट्रिप्सिन, ऑप्शन डी इंट्रिंसिक फैक्टर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। सो विटामिन B12, सो विटामिन B12 इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, यू नो दैट, ठीक है। तो विटामिन B12 के लिए एब्सॉर्प्शन के लिए स्टमक में क्या रिक्वायर्ड है, सो उसके लिए रिक्वायर्ड है इंट्रिंसिक फैक्टर एंड HCl, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम GIT, ठीक है। सो व्हाट इज इंट्रिंसिक फैक्टर? सो इंट्रिंसिक फैक्टर इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, पर्टिकुलरली इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है अराउंड 4.5 थाउजेंड डेल्टन, ठीक है। सो दिस इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज a glycoprotein which is essential for absorption of vitamin B12 from GIT. Now vitamin B12 combines with the intrinsic factor forming a complex that resists the digestion by GIT enzyme, ठीक है। तो क्या होता है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसका जो एंजाइम्स होता है डिफरेंट, जैसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लिपोलाइटिक एंजाइम, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन, so those enzymes will also metabolize breakdowns the vitamin B12. तो उसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होना चाहिए विटामिन B12 का, विटामिन B12 का ब्रेकडाउन नहीं हो जाए, उसका डिटोरिएशन ना हो जाए, इसलिए क्या होता है उसको इंट्रिंसिक फैक्टर उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और वो डिटोरिएशन या डिग्रेडेशन या डाइजेशन नहीं होने देता और वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है विटामिन B12 का और इंट्रिंसिक फैक्टर का, वो कहाँ से एब्सॉर्ब होता है, वो एब्सॉर्ब होता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज एब्सॉर्ब्ड एट द टर्मिनल इलियम बाय पिनोसाइटोसिस। सो पिनोसाइटोसिस क्या होता है आपका, इट इज आल्सो ए प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन, सो इट इज नोन एज अ सेल ड्रिंकिंग, ओके। सो जैसे आपका डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है आपका, या फिर कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है आपका, या फिर फैगोसाइटोसिस है, देन पिनोसाइटोसिस है। तो फैगोसाइटोसिस मींस सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस मीन सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। तो इसके लिए सो दैट इज द इंट्रिंसिक फैक्टर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द स्टमक, ओके, ठीक है। तो स्टमक में कितना सेल्स होता है आपका, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट कि स्टमक में डिफरेंट सेल्स होता है आपका, और वो सेल्स में क्या क्या बनता है, क्या जनरेट होता है, विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ व्हाट, यू शुड नो दैट। तो आपके स्टमक में होता है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, तो उसमें होता है म्यूकोस सेल्स। म्यूकोस सेल्स क्या करेगा, वो म्यूकोस सेल्स वो ग्लोबुलेट सेल क्या करेगा, म्यूकोस बनाएगा दैट विल उस वो क्या करेगा, फिर म्यूकोस का क्या रोल है, वो प्रोटेक्शन करेगा आपका स्टमक का इनर लाइनिंग का। दूसरा टाइप का सेल होता है पैराइटल सेल्स। सो पैराइटल सेल्स क्या करते हैं, दे सिक्रीट योर गैस्ट्रिक एसिड दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड अगेन दिस पैराइटल सेल्स आल्सो सिक्रीट योर intrinsic factor, remember. So intrinsic factor and hydrochloric acid in the stomach, they are secreted by parietal cells, and these two are responsible for the absorption of vitamin B12 from the GIT, remember. Again
आपके जो GIT है उसमें कौन सा सेल होता है, एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स होते हैं। तो वो सेल्स में क्या होता है, हिस्टामाइन होता है। हिस्टामाइन क्या करता है, आपके गैस्ट्रिक में एसिड बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है आपके पैराइटल सेल्स को। ओके, सो दैट्स व्हाई histamine 2 receptor blockers are given in the hyperacidity or to reduce the acidity. ओके, अगेन वहां पे और एक सेल होते हैं, उसका नाम है चीप सेल्स। सो व्हाट इज द रोल ऑफ चीप सेल्स, दे विल सिक्रेट पेप्सिन and gastric lipase. Pepsin is a proteolytic enzyme that is used that is responsible for the digestion of proteins, and lipase is responsible for the digestion of lipids and fat. Again D cell भी होता है। D cell क्या करता है, they secrete the somatostatin, ठीक है। उसके बाद G cell होता है, G cell secrete the gastrin enzyme. So यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन डी, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो फर्स्ट कॉमनली डोसेज फॉर्म कौन सा था, कैप्सूल, और एब्सॉर्प्शन विटामिन B12 के लिए ऑप्शन डी दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर। सो आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि पेप्सिन कौन सिक्रेट होता है, कीमोट्रिप्सिन कौन करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से सिक्रेट होता है, वो एब्सॉर्प्शन कैसे होता है, कैसे हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्सॉर्प्शन में, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनोज एंड गैलेक्टोज आर डेड डैश ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो योर ऑप्शंस आर diastereomers, then enantiomers, then option C epimers, option D anomers. So here your correct answer is epimers. So I will explain. So first of all you should know what do you mean by epimers and what do you mean by enantiomers, what do you mean by anomers, ठीक है। जब भी आपको शुगर का स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा उसमें आपको दो टर्म्स याद रखना है, एनोमर्स एंड epimers. So what do you mean by anomers and what do you mean by epimers? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एनोमर्स क्या होते हैं, epimers क्या होते हैं, ठीक है। तो what is mean by epimers? Epimers means they are isomers of each other. Epimers means they are isomers of each other, but there is a different arrangement in two molecules regarding hydroxyl group and hydrogen group. ओके, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं वो देयर इज अ डिफरेंस इन अरेंजमेंट, वो अलग अलग अरेंजमेंट होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है उसका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एंड हाइड्रोजन ग्रुप का मॉलिक्यूल में, अदर देन कहाँ पे, अदर देन एनोमेरिक कार्बन एटम, ठीक है। सो दोज शुगर्स व्हिच हैव अ डिफरेंस इन द देयर कॉन्फ़िगरेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप other than anomeric carbon atom other than anomeric carbon atom, anomeric carbon atom जो है या फिर anomeric carbon जो है उसके बजाय दूसरे किसी कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का और हाइड्रोजन ग्रुप का अरेंजमेंट अगर अलग अलग है दो शुगर में तो उनको बोलते हैं इपीमर्स, ठीक है। और एनोमेरिक कार्बन एटम क्या है कि एनोमेरिक कार्बन एटम इज दैट कार्बन एटम कि जो शुगर्स में एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है, कीटो शुगर और एल्डिहाइड शुगर, सो अल्डोजेस और कीटोजेस। सो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप के उसके बाद में जो नजदीक का जो कार्बन एटम होता है उसके नीचे का एल्डिहाइड एंड कीटोन के नीचे का, तो उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन एटम। अगर वहां पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप अगर वहां पे दो शुगर्स में अलग अलग अरेंजमेंट है तो उसको बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं एनोमर्स। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डी एंड एल, फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। नाउ कम्स टू द इपीमर्स। इपीमर्स और एनोमर्स में डिफरेंस क्या है कि एनोमर्स मतलब डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप एट द एनोमेरिक कार्बन, ओके। और इपीमर्स मतलब क्या होता है कि डिफरेंस इन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप अरेंजमेंट अदर देन द एनोमेरिक कार्बन, okay, other than anomeric carbon is the epimer. Anomeric carbon at the that is known as anomers. D and L form, they are anomeric form, okay, D and L form, that is anomeric form. Question क्या है यहाँ पे, mannose and galactose are dash of glucose, they are the epimers of glucose, ठीक है। So mannose और so is that clear to you? What is the difference between glucose, galactose and mannose? I will explain this again.
So they are epimers of each other. They are different. There is a difference in arrangement of hydroxyl group and hydrogen group in these three molecules: glucose, mannose, and galactose. So how there is arrangement difference in arrangement? There is a difference in arrangement of hydroxyl group and hydrogen group other than the anomeric carbon atom. So that's why they are epimers. So here again यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि मैनोज और गैलेक्टोज और ग्लूकोज कौन से कार्बन एटम पे they are epimers of each other. तो ग्लूकोज एंड मैनोज they are C2 epimers. मीन्स क्या कि जो सेकंड नंबर का कार्बन है वहां पे there is a difference in arrangement of hydroxyl group and hydrogen group. Again glucose and galactose they are C4 epimers. Glucose and galactose C4, glucose and mannose C2. Glucose, mannose C2, glucose and galactose C4. ठीक है, C4 मतलब क्या? There is a difference in arrangement of hydroxyl group and hydrogen at the carbon number 4. ठीक है. So anomers क्या होता है? Anomers होते हैं कि there is a difference in hydroxyl group and hydrogen group. There is a difference in arrangement of hydroxyl and hydrogen group at anomeric carbon atom. Anomeric carbon क्या होता है कि anomeric carbon atom वो होता है कि जिसका जो कार्बन है, कार्बन नंबर जो अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है उसके नीचे का जो कार्बन होता है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जो लास्ट में टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप होता है उसके सेम साइड में होगा तो उसको बोलते हैं डी एनोमर. अगर वो अलग साइड पे होगा तो उसको बोलते हैं एल एनोमर. ठीक है, तो इज दैट क्लियर? मैनोज एंड गैलेक्टोज आर द C2 epimers. Mannose and glucose are the C2 epimers. Galactose and glucose are the C4 epimers. Is that clear? Now we'll take next question. Next question is, what do we mean by Mayer's reagent? Okay, so Mayer's reagent consists of. So this question, ये question already नाइपर में आ चुका है, बहुत बार जीपेट में भी आ चुका है, तो एक important question है. तो what do we mean by Mayer's reagent? Mayer's reagent consists of, your options are potassium bismuth iodide, potassium mercuric iodide, option C iodine and potassium iodide and iodine, option D picric acid. So here your option is potassium. Your correct option is nothing but your potassium mercuric iodide. Mayer's reagent is a potassium mercuric iodide. Okay, so there are different identification tests for alkaloids. Okay, so you must be clear about that. That is what is meant by Mayer's reagent. What do you mean by Dragon-Drop reagent? What do you mean by Wagner reagent? What do you mean by Hager's reagent? Okay, so Mayer's reagent means P. So your Dragon-Drop reagent means what? Potassium bismuth iodide. Mayer's reagent is nothing but potassium mercuric iodide. M for Mayer. Okay, M for Mayer. Remember, potassium mercuric iodide, that is M for Mayer. Potassium mercuric iodide is a Mayer's reagent. Potassium bismuth iodide is a Dragon-Drop reagent. Potassium iodide and iodine is known as a Wagner's reagent. Okay, then picric acid is known as a Hager's reagent. In case of Hager's reagent, there is a formation of yellow color due to this picric acid. Okay, so those are the tests for identification of alkaloids. Is that clear? So in this MCQ, that is the option B is the correct answer. यहाँ पे option B आपका correct answer है. We will take a next MCQ. Which type of alkaloids are present in the Kurchi bark? Okay, so which type of alkaloids are present in the Kurchi bark? Your options are purine type alkaloids, indole type alkaloids, phenanthrene type and steroidal type. ठीक है, कुर्ची में कौन से टाइप के अल्कोलाइड्स होते हैं? प्यूरिन टाइप के होते हैं या फिर इंडोल टाइप के होते हैं या फिर फिनांथ्रीन टाइप के होते हैं या फिर स्टीरॉयडल होते हैं? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है ऑप्शन डी. योर कुर्ची बार कंसिस्ट ऑफ स्टीरॉयडल टाइप ऑफ अल्कोलाइड्स. ओके, ये क्वेश्चन 2 बार नाइपर में आ चुका है, 1 बार जीपैट में आ चुका है और लास्ट ईयर में भी इसका ही क्वेश्चन आया था, इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आया था कि तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं. ओके, तो व्हाट इज कुर्ची? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज कुर्ची, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कुर्ची, ऑल दैट. सो कुर्ची bark is not nothing but it is a dried bark of from Hollerina antidysenterica.
Hollerina antidicentrica family Apocynaceae. Bark obtained from plant Hollerina antidicentrica family Apocynaceae. Okay, so this kurchi bark is used in the dysentery. Okay, this kurchi bark is used in the dysentery. Dysentery means what? Dysentery means entry of parasite in your GIT, amoebic dysentery. So that is known as dysentery. Okay, so dysentery में यूज करते हैं कुर्ची बार्क का. ठीक है, तो इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं कुर्ची में. सो वो एक बार देख लेते हैं अपन. सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टेंट इन कुर्ची बार्क. दीज आर नथिंग बट द steroidal type of glycoside, steroidal type of alkaloids are present in the bark of kurchi. Okay, steroidal alkaloids. Steroid means there will be 4 rings, ring A, B, C, D. That is cyclopentano per hydrophenanthine ring. Okay, there will be 4 rings. So the group of alkaloid present in kurchi, they are C24 alkaloids. There will be 21 number of carbon atoms in the steroid nucleus. Okay, so these are nothing but the conicin, that is also known as curchicin, then narcosin, then isonarcosin, then holeramine, then holeridine, then your like holeramine and holeridine. I think they was asked in 2019 GPAT. Okay, so which one of the following is responsible for the anti-amoebic property of kurchi bark? So that was the option of holeramine. Okay, so next question ले लेते. So what is next question is sweet odor of phenol. Sweet odor of phenol is because of. So जो phenol product होता है उसका sweet odor किसकी वजह से है? So your options are phencone, option B anethol, option C phenolic ether, option D phenolic ketone. So what do you mean by option E, both B and C? So इसका आंसर है both B and C, option E. So we will discuss about the phenol. So phenol क्या है? It is a dried fruit obtained from the plant known as Phoenicellum vulgare family Umbelliferae. Okay, so it is a umbelliferous fruit. So there is one characteristics of umbelliferous fruits also. Okay, so they are cremocar. 2 types of chemical constituents present in volatile oil. So volatile oil is one part is known as a phenolic ketone and one part is known like ether. One part is a phenolic ether and one part is a phenolic. Phencone is nothing but your phenolic ketone. You can see ONE. ONE means what? Ketone. Okay, then anethol. What is anethol? Anethol is a phenolic ether. Okay, anethol is a phenolic ether. Phencone is a phenolic ketone. Okay, sweet odor of phenol is because of anethol. Sweet taste and odor of phenol is because of anethol. So ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है नाइपर में, जीपैट में भी. सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. one form of drug has a more solubility? Which one form of drug has a more solubility? Your options are crystalline, option B amorphous, option C metastable, option D none of these. Okay, so here which form of drug has a more solubility? Okay, so options are crystalline, amorphous, metastable, none of them. So your answer is option B amorphous. Okay, so बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं सर क्रिस्टलाइन फॉर्म का ज्यादा सोलिबिलिटी होना चाहिए. नहीं, वैसा नहीं होता. So you should understand what is crystalline and what is amorphous, what is meta. So crystalline form of a molecule is nothing but there is a systemic arrangement of particles in the crystal. There is a systematic arrangement of particles in the crystal. So because of systematic arrangement there is a less energy. Okay, and therefore there is a less solubility. ठीक है. So crystalline में क्या होता है? क्रिस्टलाइन में जो भी पार्टिकल्स होता है वो सिस्टमिकली अरेंजमेंट होता है वहां का, उसमें क्रिस्टल्स में. तो उसकी वजह से उसमें लेस एनर्जी होता है और लेस एनर्जी होने की वजह से लेस सोलिबिलिटी होता है. अगर एनर्जी लेस है मतलब क्या? एनर्जी लेस मीन्स वो ज्यादा स्टेबल है. अगर ज्यादा स्टेबल है तो सोल्यूबल कम है. ठीक है. तो एमॉर्फस में क्या होता है? एमॉर्फस फॉर्म में क्या होता है कि एमॉर्फस फॉर्म में देयर इज अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द
इन द मॉलिक्यूल, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन द मॉलिक्यूल। ओके, सो रैंडम अरेंजमेंट होने की वजह से वहां पे क्या होता है कि देर इज अ मोर एनर्जी। सो मोर एनर्जी होने की वजह से क्या होता है, देर इज अ मोर सोलिबिलिटी। ओके, सो एमॉर्फस फॉर्म में ज्यादा सोलिबिलिटी होती है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन। और मेटास्टेबल क्या होता है, मेटास्टेबल मतलब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच का। ओके, सो सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगा एमॉर्फस की, उसके बाद होगी मेटास्टेबल की, और उसके बाद में होगी क्रिस्टलाइन की। ठीक है, तो इज दैट क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है नाइपर में भी, जीपैट में भी बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, एमॉर्फस फॉर्म क्या है, मेटास्टेबल क्या है। ठीक है, तो इज दैट क्लियर कि सोलिबिलिटी के हिसाब से एमॉर्फस फॉर्म ज्यादा सोलिबल होता है, उसके बाद में आता है मेटास्टेबल, उसके बाद में आता है क्रिस्टलाइन। ठीक है, स्टेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्रिस्टलाइन, उसके बाद में आता है मेटास्टेबल, उसके बाद में आता है एमॉर्फस। ठीक है, तो एनर्जी के हिसाब से अगर देखेंगे तो एमॉर्फस में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, उसके बाद में मेटास्टेबल में, उसके बाद में क्रिस्टलाइन में। ठीक है, तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है किसमें, क्रिस्टलाइन में। नॉन रैंडम अरेंजमेंट होता है किसमें, एमॉर्फस में। ठीक है, तो इतना सारा अगर आप सब ऑप्शन के बारे में जानेंगे तो इसमें आपका कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिजिंग सॉल्वेंट। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, कि आपके प्री फॉर्मुलेशन में ये क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो ब्रिजिंग सॉल्वेंट किसको कहते हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिजिंग सॉल्वेंट। सो योर ऑप्शंस आर solvent for polymorphic study, solvent used to convert one polymer to into another polymer, solvent for many drugs molecule और universal solvent। so यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ब्रिजिंग सॉल्वेंट मीन्स द सॉल्वेंट यूज्ड टू कन्वर्ट वन पॉलीमर इनटू अनदर पॉलीमर। ओके, सो यू माइट हैव, आपको मालूम ही होगा कि बहुत सारे, फॉर एग्जांपल क्लोरोफेनिकल पाल्मेटेट, कि क्लोरोफेनिकल का पाल्मेटेड ईस्टर जो होता है उसके 4 फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म ए बी सी एंड डी। सो आउट ऑफ दैट फॉर्म बी जो है क्लोरोफेनिकल पाल्मेटेट का, वो स्टेबल होता है। ठीक है, फॉर्म बी स्टेबल होता है, बाकी के अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, सो ब्रिजिंग सॉल्वेंट क्या होता है कि इट इज अ सॉल्वेंट यूज्ड टू कन्वर्ट वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म इनटू अनदर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। अगेन जो कोका बटर होता है, जिसको अपन सपोजिटरी में यूज करते हैं, कोका बटर बेस फॉर द मेकिंग ऑफ सपोजिटरी, उसमें भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होते हैं उसमें। ठीक है, सो आउट ऑफ दैट बीटा फॉर्म इज स्टेबल। ठीक है, तो अगर आपको बीटा फॉर्म है तो उसको अल्फा में कन्वर्ट करना है, या फिर अल्फा फॉर्म को बीटा या गामा या डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो सॉल्वेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं ब्रिजिंग सॉल्वेंट। ओके, इज दैट क्लियर। Next question please. So next question is which topically used sulfur drug, which is a topically used sulfur drug amongst the option। ठीक है, आपके ऑप्शन है सल्फामिथोक्साजोल, सल्फाडिमिडीन, ट्राइमिथोप्रिम, सल्फर डायजीन। ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सल्फर डायजीन। तो आपने तो सुना ही होगा सिल्वर सल्फर डायजीन, दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स। ठीक है, सिल्वर सल्फर डायजीन that is used in the treatment of burns. Silver sulfadiazine is nothing but the silver salt of sulfadiazine। ठीक है, तो उसमें जो सिल्वर इनकॉर्पोरेट किया जाता है, वो सिल्वर उसके एंटीबैक्टीरियल जो इफेक्ट होता है सल्फाडाइजिन का, उसको एनहांस करता है, उसको इंक्रीज करता है। उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रिम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं कोट्राइमेजोल। ठीक है, सो कोट्राइमेजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम। ठीक है, वो भी उसका प्रोपोर्शन भी आपको याद रखना है, उसका प्रोपोर्शन है 5:1, मतलब 5 टाइम्स सल्फामिथोक्साजोल होगा और 1 टाइम उसका ट्राइमिथोप्रिम होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोट्राइमेजोल। ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था जीपेट में। सो सल्फामिथोक्साजोल 400 मिलीग्राम एंड ट्राइमिथोप्रिम 80 मिलीग्राम, दैट इज 5:1। दिस concentration, this proportion was asked in GPAT 2020। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर होना चाहिए। सल्फाडिमिडीन उसके बारे में पढ़ लीजिए बुक में से। ठीक है, सल्फाडाइजिन का बोल दिया मैंने कि सल्फाडाइजिन इज यूज्ड एज अ टॉपिकल सल्फर ड्रग, इट इज अ टॉपिकल सल्फर ड्रग। अगेन सल्फासिटामाइड भी एक ऐसा ड्रग है कि वो भी टॉपिकली यूज करते हैं, लेकिन सल्फासिटामाइड इट इज मोस्टली यूज्ड इन द आईज
फॉर आई इन्फेक्शन टॉपिकली, ठीक है। सल्फासिटामाइड क्वेश्चन ले लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स इंक्लूड्स, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सल्फोनामाइड्स, ऑप्शन सी इज hemolysis, ऑप्शन डी इज स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम, ऑप्शन ई इज ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑप्शन ई। सो यू मस्ट नो व्हाट इज क्रिस्टल यूरिया एंड व्हाई इट इज देयर, कि सल्फोनामाइड्स क्रिस्टल यूरिया क्यों करते हैं। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि सल्फोनामाइड्स आर वीकली बेसिक ड्रग्स, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, जब भी आपका जो भी मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसको बॉडी से रिमूव करने का टाइम आता है, तो आपका अगर यूरिन का पीएच अगर न्यूट्रल है या फिर यूरिन का पीएच अगर एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है, तो उसमें जो सल्फा ड्रग है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। सो देयर विल बी प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फा ड्रग्स व्हेन देयर इज if your urine is neutral or your urine is acidic. So in case of acidic urine or neutral urine, sulfur drug used to precipitate, and that is why sulfur drugs have adverse effect of crystal urea. Then Kernicterus means there is an increase in bilirubin level of Kernicterus means there is increased bilirubin level of blood due to displacement of your bilirubin from albumin binding site due to sulfur drugs. sulfur drug क्या करते हैं कि बिलिरुबिन बाइंडिंग साइट जो होता है एल्बुमिन का, तो उसको डिस्प्लेस कर देते हैं बिलिरुबिन को, और उसी वजह से क्या होता है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बिलिरुबिन का बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जॉन्डिस के सिम्टम्स दिखाई लगते हैं, पीलिया जिसको बोलते हैं अपन, ओके। सो पीलिया के सिम्टम्स मिलने लगते हैं, दैट इज नोन एज कर्नेक्टस। देन हिमोलाइसिस किसमें होता है कि हिमोलाइसिस जो भी पेशेंट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम से डिफेक्टिव होगा, मतलब अगर किसी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम नहीं होगा, तो उस पेशेंट में अगर सल्फोनामाइड्स का यूज करेंगे तो उसमें हिमोलाइसिस होगा, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड आरबीसीज। देन अगेन स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम क्या होता है, इट इज अ टॉपिकल सिंड्रोम, वहां पे एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे आपको सल्फोनामाइड्स का। सो एलर्जी होगा, रैश होगा आपको, देयर विल बी पिंकिश सूजन होगा, इन्फेक्शन होगा, दैट इज नोन एज स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम। सो adverse effects of sulfonamides includes all of the above, okay. So is that clear? So this was the today's 10 MCQs. again आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ओके। अगर ये MCQs आपको चाहिए तो ये बुक में अवेलेबल है। इफ यू वांट टू ऑर्डर दिस बुक्स, माय नंबर्स इज ऑन स्क्रीन, you can order these books from me. Thank you very much for your time.